आज हम लोग पढ़ेंगे क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण में सहयोग। ठीक है, चलिए। क्षमता निर्माण का मतलब शक्ति का निर्माण और प्रशिक्षण में जो सहयोग। ठीक है, इसमें खास करके हम देखेंगे अन्य राष्ट्रों की भूमिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। थोड़ा सा परिचय उसको हम बता देते हैं, थोड़ा सा परिचय आप लोग देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ये शक्ति की राजनीति है, सब लोग जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राष्ट्र शक्तिशाली होता है अक्सर उसी राष्ट्र की पूंछ होती है। पूंछ का मतलब वही राष्ट्र की बात सुनी जाती है, उसी राष्ट्र की बातों की कद्र की जाती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति की राजनीति है। शक्तिहीन राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थान नहीं होता और ना ही उनकी एकता, अखंडता और संप्रभुता बहुत दिनों तक सुरक्षित रह सकती है। और यही कारण है कि प्रत्येक राष्ट्र यथासंभव शक्ति अर्जन हेतु प्रयासरत है। मित्रों, ये राष्ट्र की ही नहीं, हर व्यक्ति भी अपने लाइफ तक शक्ति को अर्जित करने का ही प्रयास करता रहता है। मरते मरते भी वो शक्ति अर्जित का प्रयास उसके मन में रहता है और शक्ति अर्जित करते करते ही वह व्यक्ति जो है महाप्रस्थान कर जाता है। ठीक है, प्रत्येक राष्ट्र यथासंभव शक्ति अर्जन हेतु प्रयासरत है। एक राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में उसकी अलग अलग क्षमताओं का विशेष योगदान होता है। ये हम कह सकते हैं कि राष्ट्र की अलग अलग क्षमताएं मिलकर राष्ट्र को शक्तिशाली बनाती हैं। राष्ट्र की यह शक्ति क्षमताएं इस प्रकार होती हैं जैसे भौगोलिक, आर्थिक, सैनिक, राजनैतिक, जनशक्ति, औद्योगिक क्षमता, मनोवैज्ञानिक क्षमता, तकनीकी क्षमता आदि। ये सब चीज़ें हम लोग थर्ड सेमेस्टर में मित्रों पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के बारे में, जो राष्ट्र को हर प्रकार से शक्तिशाली बनाने में जिन तत्वों का प्रमुख योगदान होता है। ठीक है, अगर उपरोक्त क्षमताओं को अगर देखा जाए तो राष्ट्र किसी भी एक क्षमता के विकास में किसी न किसी प्रकार अन्य क्षमताओं का ही मिला जुला योगदान होता है। यानी एक क्षमता की विकास में अन्य क्षमताओं का ही भी मिला जुला योगदान जरूर होता है। इन क्षमताओं में एक राष्ट्र की आर्थिक क्षमता का ही योगदान ऐसा होता है कि उस पर राष्ट्र की संपूर्ण विकास एवं व्यवस्था निर्भर होती है। इस अध्याय में हम राष्ट्र की सैनिक क्षमता का ही वर्णन करेंगे और इसमें कहा गया है ना, एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था अगर मजबूत है तो हर प्रकार से वो शक्तिशाली बन सकता है। अब उसी अर्थव्यवस्था के ही दम पर राष्ट्र अपनी सुरक्षा व्यवस्था को भी निश्चित करता है। ठीक है, सैन्य क्षमता या प्रतिरक्षा व्यवस्था प्रारंभ से लेकर वर्तमान समय तक सैनिक शक्ति एक राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग होती थी और किसी भी राष्ट्र की रक्षा, सुरक्षा एवं राष्ट्रीय हितों की रक्षा एवं उसे बनाए रखने में सैन्य शक्ति का विशेष महत्व होता था। मित्रों, इसमें आपको बहुत कुछ समझाना नहीं है, बस केवल आप लोग वर्डों पर ध्यान देते चलिएगा। सैन्य क्षमता जहां एक और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होती थी, वहीं शक्तिशाली बने रहना तथा भयादोहन शांति के लिए भी आवश्यक है। एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को प्रतिरक्षा की चौथी भुजा कहा जाता है। एक राष्ट्र की सैन्य क्षमता निम्न तत्वों से निर्मित होती है। मित्रों, हम लोग शक्ति पढ़ते हैं तो एक प्रकार से देखा जाए तो सैन्य क्षमता को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं वो इस प्रकार हैं: भौगोलिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सैन्य संख्या, तकनीकी शक्ति, रक्षा, औद्योगिक संस्थान। ठीक है, कहने का मतलब एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को जो प्रतिरक्षा की चौथी भुजा अर्थव्यवस्था को कहा जाता है और राष्ट्र की सैनिक जो क्षमता होती है वो इन्हीं पांचों तत्वों से मिलकर बनी होती है, इन्हीं पांचों तत्वों पर आधारित होती है। जैसे भौगोलिक शक्ति को आप ले लीजिए, आर्थिक शक्ति हो गई, सैन्य संख्या, तकनीकी शक्ति, रक्षा, औद्योगिक संस्थान। अब इसमें एक एक का हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे पहले है भौगोलिक शक्ति। किसी राष्ट्र का भूगोल ही सेनाओं का स्वरूप निर्धारित करता है। भूगोल ही सेनाओं का स्वरूप कैसे निर्धारित करता है मित्रों? राष्ट्र की जो बनावट होती है, जिस प्रकार राष्ट्र की सीमाएं होती हैं, अब सीमाओं पर हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र होते हैं वही हमारे सैन्य शक्ति का निर्धारण करते हैं। ठीक है, भूगोल का बहुत बड़ा योगदान है मित्रों। हालांकि भूगोल ही एक ऐसा तत्व है जिस पर राष्ट्र की संपूर्ण अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। ठीक है, राष्ट्र के अंदर राष्ट्र की सैन्य क्षमता तो मान लीजिए हम लोग निर्धारित करते हैं। राष्ट्र की जो जनसंख्या, राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधन, खनिज पदार्थ, उपजाऊ भूमि, वनस्पतियाँ, ठीक है, यही सारी चीज़ें बहुत अर्थव्यवस्था को निर्धारित करती हैं। कहने का मतलब अगर उपजाऊ भूमि ना हो, हर प्रकार से रेगिस्तान ही रेगिस्तान हो और खनिज पदार्थ राष्ट्र के अंदर ना हो, जमीन के अंदर ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि उस राष्ट्र में कुछ भी पैदा होने वाला नहीं है। वो राष्ट्र वास्तव में ऐसा राष्ट्र कमजोर माना जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि एक राष्ट्र की सैनिक शक्ति में भौगोलिक शक्ति का क्या योगदान है एक राष्ट्र की सैन्य क्षमता को बढ़ाने में। ठीक है, अब देखा जाए तो जितनी हमारी सीमाएं होंगी, जिस तरह हमारे पड़ोसियों से हमारा व्यवहार होगा, उसी के अनुरूप, उन्हीं की ताकत के अनुरूप हमको अपनी सैन्य क्षमता का विकास करना होगा। ठीक है, यानी उसके पास जितनी मात्रा में थल जल वायु सैनिक होंगे हमारे पड़ोसी के मुकाबले, हालांकि उससे हमारा व्यवहार अच्छा है या खराब है ये भी मायने रखता है, अच्छा है तब भी न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता तो पड़ोसियों से बनाकर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसी कब अटैक कर दे, कब उसका मन बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अस्थायी शत्रु और मित्र कभी नहीं होते। ठीक है, भूगोल ही पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को निर्धारित करता है, जिसके बारे में लॉर्ड कर्जन ने कहा है कि सीमाएं तलवार की धार होती हैं जिस पर युद्ध और शांति निर्भर करती है। वही सीमा पर ही लड़ाई होती है। सीमा विवाद ही खास करके राष्ट्रों को युद्ध के क्षेत्र में युद्ध क्षेत्र की ओर धकेलता है। और भौगोलिक स्थिति और पड़ोसियों के बारे में कौटिल्य ने भी कहा है कि आपका पड़ोसी ही आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगर उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पड़ोसी एवं शत्रु राष्ट्रों को ध्यान में रखकर सैन्य शक्ति अर्जन किया जाता रहा है, ये भी सत्य है कि कोई भी राष्ट्र शक्ति संतुलन मात्र से ही संतुष्ट नहीं हो जाता, वह अपने शत्रु के मुकाबले अधिक शक्ति अर्जित करने का प्रयास करता है। यानी हम अपने पड़ोसियों के मुकाबले, अपने शत्रुओं के मुकाबले अपनी शक्ति को बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके बराबर रहकर संतुष्ट कभी नहीं होते। अपनी शक्ति को दुश्मन के मुकाबले ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा है आर्थिक शक्ति। मित्रों, यह एक आर्थिक शक्ति, यह एक ऐसी शक्ति होती है जिस पर राष्ट्र का संपूर्ण विकास ही का आधार ही टिका होता है। सैनिक तत्व शक्ति तो सबसे बढ़कर है, क्योंकि एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर जितनी अधिक सेनाएं आश्रित होती हैं उतनी कोई और चीज़ नहीं, क्योंकि सैनिक भर्ती, वेतन, पेंशन, हथियारों की व्यवस्था एवं रख रखाव की जिम्मेदारी, मृतक सैनिकों के आश्रितों की व्यवस्था करना, भत्ते देना, इन सब चीज़ों के लिए अपार धन की व्यवस्था करनी पड़ती है, अपार धन की जरूरत पड़ती है। और वर्तमान तकनीकी युग में अर्थव्यवस्था का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि वर्तमान तकनीकी युग में जिस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी वही राष्ट्र यानी जिसकी कमज़ोर होगी वह राष्ट्र आधुनिक युद्धों को नहीं लड़ सकता, क्योंकि युद्ध के उपकरण बहुत महंगे हैं। सारा युद्ध व्यवस्था, या जो मान के चलिए राष्ट्र की संपूर्ण व्यवस्था ही विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और हथियार टेक्निकल हथियार हो चुके हैं, महाविनाशक हथियार हो चुके हैं और महंगे हथियार हो चुके हैं। हम जानते हैं कि बारूद की खोज के बाद युद्ध और हथियारों के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रारंभ हुआ। कुछ समय बाद भाप और तेल के चलने से इंजनों के निर्माण ने युद्ध को गतिशील और यंत्रीकृत बना दिया, और वर्तमान युद्ध तो पूर्णतया यंत्रीकृत है ही। ठीक है, इनसे देखा जाए तो क्रमिक विकास के क्रम में बारूद के आ जाने से बंदूक, तोप, राइफल, मशीन गन ये सब बनी, लेकिन जो है जब भाप के शक्ति और तेल से चलने वाले इंजन बने तो उनकी देन थे कि टैंक बन गए। लड़ाकू विमान भी तेल की शक्ति की ही देन है। ठीक है, और लड़ाकू विमान जब जब उड़ने वाला उपकरण बन गया तो रॉकेट, प्रक्षेपास्त्र और जो है विभिन्न प्रकार के उड़ने वाले ड्रोन वगैरह ये सब बन गए, और परमाणु बम, किरणों एवं लेजर युक्त इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तंत्र, युद्धपोत, पनडुब्बियाँ आदि जैसी तकनीकी हथियारों का युग है आज। इन हथियारों को बनाने में अनुसंधान से लेकर निर्माण तक बड़ी मशीनरी खड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि रक्षा अनुसंधान प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक शोध के बाद रक्षा उद्योगों में तकनीकी हथियार निर्मित किए जाते हैं। इस लंबी प्रक्रिया में अपार धन व्यय होता है। वर्तमान तकनीकी हथियारों के द्वारा मात्र कुछ ही समय में संपूर्ण विश्व को युद्ध क्षेत्र में बदला जा सकता है। जिस प्रकार किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को इलाज में इतना व्यय हो जाएगा तथा व्यय के बाद वह स्वस्थ हो पाएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। उसी प्रकार मित्रों युद्ध होता है, क्योंकि तकनीकी युद्ध सैनिक नहीं लड़ते बल्कि विरोधी राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाएं लड़ती हैं। आगे हम पढ़ते हैं सैन्य संख्या। एक राष्ट्र की सैन्य क्षमता में सैनिकों की संख्या का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, और वर्तमान समय में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का है, इसमें मात्र संख्यात्मक बल का बहुत अधिक योगदान नहीं है, लेकिन जिस प्रकार युद्धों का यंत्रीकरण हुआ है इसमें टेक्निकल युद्धों में प्रशिक्षित एवं दक्ष सैनिक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे देश की सीमाओं की बनावट एवं पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध ही निर्धारित करते हैं कि हमारे पास किस प्रकार की सेना कितनी मात्रा में होनी चाहिए, अर्थात जल, थल एवं वायु सेना की संख्या, तथा इसके साथ ही आधुनिक हथियारों, युद्ध यंत्रों एवं उपकरणों से सुसज्जित होनी चाहिए।
सीमाओं की बनावट के अनुसार सैनिकों का प्रशिक्षण आवश्यक होता है। जैसे थल सेना के लिए थल और पर्वतीय युद्ध कला में दक्ष होना, इसी प्रकार वायुसेना को दोनों सेनाओं के सहायक अंग के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करना होता है। दोनों सेनाओं का मतलब थल और नौसेना का, दोनों की सहायक सेना होती है वायुसेना। आगे तकनीकी शक्ति यानी टेक्नोलॉजी जिसे हम लोग कहते हैं। आधुनिक युग विज्ञान का युग है, हालांकि इसमें आपको बहुत कुछ समझाना नहीं है, तकनीकी युग तो है ही। बारूद की खोज के बाद टेक्नोलॉजी का प्रारंभ, और वही टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते भाप की शक्ति हुई, भाप के बाद तेल की शक्ति, तेल के शक्ति से तेल से चलने वाले इंजन बने, हल्के इंजन बने, और हल्के इंजनों की ही देन है कि छोटे छोटे वाहनों का निर्माण हुआ, युद्ध यंत्रों का निर्माण हुआ, उड़ने वाले यंत्रों का निर्माण हुआ, और ये प्रक्षेपास्त्र और ये रॉकेट वगैरह निर्मित किए गए, विभिन्न प्रकार के ड्रोन, जासूसी ड्रोन निर्मित किए गए। ठीक है, और सैन्य क्षेत्र में क्रांति का ही परिणाम था कि विकास के क्रम में सारी चीज़ें निर्मित किए गए, और यही 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने सैन्य क्षेत्र की क्रांति, बिल्कुल सैन्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। कौन? बारूद और तेल शक्ति। ठीक है, चलिए तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया ज़रूर होगा। आगे हम लोग थोड़ा एक चैप्टर और बच रहा है, इसको भी देख लेते हैं। अनुसंधान केंद्र, जिसे हम लोग कहते हैं रिसर्च सेंटर। कोई भी तकनीकी हथियार बिना अनुसंधान के निर्मित नहीं होता, और इस अनुसंधान के लिए एक राष्ट्र को वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। कोई भी तकनीकी एवं वैज्ञानिक हथियार अनुसंधान केंद्रों, वैज्ञानिकों एवं औद्योगिक संस्थानों की देन होती है। अनुसंधान केंद्रों में विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से किसी हथियार को सैद्धांतिक रूप से तैयार कर लिया जाता है, और औद्योगिक केंद्रों में उसका निर्माण किया जाता है। वैज्ञानिक हथियारों के निर्माण में रक्षा अनुसंधान तथा रक्षा औद्योगिक संस्थानों की एक मशीनरी खड़ी करनी होती है, जहां पर शोध से लेकर हथियारों के निर्माण तक का संपूर्ण कार्य होता है। ठीक है मित्रों, तो इन अनुसंधान केंद्र का महत्व भी बहुत अधिक होता है। हालांकि आज के युद्धों में अनुसंधान केंद्रों का महत्व, इन्हीं अनुसंधान केंद्रों की ही देन है कि युद्ध आज विनाशकारी हो गए हैं। ठीक है, अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, जो भारत का है, यानी भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, अब इसको हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे, अन्यथा वीडियो लंबा हो जाएगा मित्रों। चलिए, बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए मित्रों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।